वर्गीकरण पढ़ा था। लेकिन अब बात करते हैं संसाधनों का विकास। मतलब हम कह सकते हैं कि संसाधन जैसे एक इंसान के लिए अति आवश्यक है और उसको जीवन यापन करने के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रौद्योगिकी को आगे डेवलप करने के लिए संसाधन की होना एक अति आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि अगर ये आवश्यक चीज है तो इसका जो उपयोग ही है वो भी एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। कहने का मतलब है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसके लालच में ना आके प्राकृतिक चीजों को, संसाधनों को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो इसमें हम बात कहें कि इंसान के लिए संसाधन जरूरी हैं। जब इंसान अपनी आवश्यकता से अधिक जब उपयोग करता है तो संसाधनों को क्या विकास में क्या दिक्कत आती है, या आप कह सकते हो कि प्रकृति या पर्यावरण पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी जो टॉपिक है संसाधनों का विकास, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि संसाधनों का जब अधिक उपयोग करते हैं तो पर्यावरण पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी क्लाइमेट है या हमारी जो पृथ्वी की जो भौगोलिक जलवायु है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पढ़ेंगे हम संसाधन के विकास में। तो दोस्तों जैसे ही संसाधनों का विकास जब अपनी एक लिमिट से ज्यादा होता है तब क्या होता है, देखो 3 कंडीशन उत्पन्न होती है। जैसे इंसान आज के युग की बात करें तो इंसान को कितना भी मिल जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। तो जैसे ही संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है उसके क्या है कि लोगों का एक लालच का एक स्तर बढ़ जाता है। लालच का स्तर जैसे ही बढ़ता है तो संसाधनों का ह्रास होने लगता है। तो क्या होता है, संसाधनों का ह्रास। दूसरा पॉइंट है कि जब सबसे ज्यादा जैसे कोई भी जगह है सबसे ज्यादा जब उसका उपयोग कर रहा है तो दूसरी चीज होगी कि जब जैसे कोई एक इंसान है किसी भी जगह के संसाधनों को अपने अंडर कर लिया, दूसरे लोगों के पास हाथ में नहीं लगा, तो इससे क्या होगा, सामाजिक असमानता होगी। मतलब समाज 2 वर्गों में बट जाएगा। जिसके पास संसाधन की जो मात्रा है ज्यादा है वो तो हमको इसको अमीर हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो लोग क्या है जो गरीब की कंडीशन में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के बाद जो समाज का जो असमानता है उसका लेवल भी बढ़ता है। समाज यहां पर 2 भागों में बढ़ जाएगा, गरीब अमीर। किसकी वजह से, इस संसाधनों की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अति उपयोग हो रहा है उसके क्या प्रभाव हैं। जो हमारे विकास के लिए तो ये अच्छा है, विकास के लिए एक सूचक है हम किसी भी राष्ट्र के लिए, लेकिन जब इसका सबसे अधिक जैसे इसका यूज किया जाता है, इसका मात्रा से जिसकी मात्रा को ज्यादा बढ़ाया जाता है तब ये हमको एक गलत प्रभाव पड़ता है। कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा चीज है कि जैसे ही हम संसाधनों का अति उपयोग करेंगे तो इसकी जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको भी ये किसमें, उसको भी ये दिक्कत में डाल सकता है। कैसे, जैसे आप कोई संसाधन का उपयोग कर रहे हैं किसी जगह पे, जैसे हम माइनिंग करें तो जैसे कोयला है और भी जो खनिज है उसके लिए आपको एक तकनीक की आवश्यकता होगी। तो जैसी तकनीक की आवश्यकता उसके लिए जो आज के अगर देखा जाए तो किसी भी संसाधन के निकालने के लिए उसमें हमको सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हमने अपना फायदा देख लिया, लेकिन उससे इंसान ये नहीं देखता कि इसके लोगों पे, दूसरों में क्या प्रभाव है, इसकी हमारी जो फिजिकल कंडीशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए कैसे खतरा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो भी इसको उत्पन्न हो सकती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसी टेम्परेचर बढ़ता है बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके निकालने के लिए बहुत सारी हीट है, जो भी अनवांटेड चीजें निकलती हैं। तो जो संसाधन है, संसाधनों का जैसे ही हम अति उपयोग करते हैं तो उससे ये सारी कंडीशन उत्पन्न होती है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसी के लिए एक जो मैं अभी आगे बताऊंगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसका एक टर्म जैसी उसका एग्जिस्टेंस में आया। तो बात करते हैं कि जो संसाधनों का नियोजन है वो क्या है, फिर भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि इसका संरक्षण क्यों जरूरी है। तो वही विकास के बारे में बताया। अब बात करेंगे संसाधनों का नियोजन। देखिए दोस्तों, नियोजन का अर्थ क्या होता है, एक प्लानिंग होता है। मतलब प्लानिंग किस तरीके से की जाए किसी भी चीज की। तो अगर संसाधनों के नियोजन की बात की जाए तो जो कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, कोई भी किसी भी जगह देख लीजिए, जो संसाधनों का जो वितरण है वो असमानता में है। या कह सकते हो कि किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की जो संसाधन है उसकी जो उसका जो उपस्थिति है उसमें बहुत सारी डायवर्सिटी पाई जाती है। किसी जगह संसाधनों की बहुत मात्रा है, किसी जगह बहुत कम है, किसी जगह लोहा अधिक है लेकिन वहां पर कोयला नहीं है, किसी जगह पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है लेकिन वहां पर जो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, जल की कमी है।
तो जो नियोजन का अर्थ यही कहता है कि हर जगह पे, समान जगह पे, हर जगह का संसाधन का बंटवारा होना चाहिए। जैसे आप देखते हो बहुत सारे ऐसे जो अफ्रीकन कंट्री हैं, उनके पास क्या है, उनके पास रिसोर्सेस बहुत हैं, संसाधन बहुत हैं, लेकिन तकनीक नहीं है। तो मैंने अभी जो पिछले में अभी बताया था कि किसी भी संसाधन को उपयोग में लाने के लिए तकनीक और कैपिटल, एक पूंजी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें यही नियोजन में यह बताया गया है कि संसाधनों का जो बंटवारा है वो हर जगह पे समान नहीं है। अगर भारत की संदर्भ में देखा जाए तो जैसे आप अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, वहां पे क्या है कि जल की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन वहां पे जो और भी सारे जो संसाधन है, जैसे यूरेनियम हुआ, लौह हुआ, कोयला हुआ, उसकी मात्रा नहीं है। अब बात की जाए लद्दाख की, और ले लद्दाख की ओर जाओगे तो वहां सांस्कृतिक विरासत के लिए वहां अच्छा है उधर, लेकिन वहां पे जो मूल विकास की बहुत कमी है। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि हर जगह पे हर तरीके की डायवर्सिटी पाई जाती है। और राजस्थान में देख लीजिए, आप मरुस्थल में देख लीजिए, वहां पे क्या है, वाटर रिसोर्सेस है, नहीं है, मिनरल्स कुछ पाए जाते हैं रेत में, लेकिन वाटर नहीं है। तो मतलब हर चीज का होना, किसी भी एक देश की, किसी भी जगह का बैलेंस एक विकास चाहिए। अगर एक बैलेंस एक विकास चाहिए तो उसके लिए हर जगह हर चीज होना आवश्यक है। तो ऐसे ही इस नियोजन में यही बताया गया है, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इनके पास उचित मात्रा में लौह अवश्य है, खनिज है और जो कोयला है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी है जहां पर सब चीज मात्रा में है, कुछ ऐसी जगह है जहां पे एक चीज है लेकिन एक नहीं है। अगर अपने राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में क्या है, जो रेत है, रेत में कुछ पाए जाते हैं यूरेनियम वगैरह, लेकिन वहां पर पानी की मात्रा नहीं है। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि संसाधनों का जो नियोजन है उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। अब इस विविधता को कैसे दूर किया जाए, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इसको जो नियोजन है, नियोजन यही बताता है कि किसी भी जगह की प्लानिंग किस तरीके से की जाए, वो संसाधन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर प्लानिंग कैसे करनी है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया राजस्थान का उदाहरण लिया आपको, और जैसे लद्दाख का लिया कि सांस्कृतिक विरासत तो धनी है, लेकिन वहां पे जल के आधारभूत जो संरचना है वो नहीं है। तो इसमें जो भारत में जो संसाधन का अपना नियोजन किस प्रकार से किया गया है, नियोजन क्या था ये मैंने बता दिया कि संसाधन नियोजन का है क्या है, क्योंकि ये नियोजन बताया कि हर जगह पे क्या है कि समान मात्रा में संसाधन नहीं है, बहुत सारी विविधता है संसाधनों में। अब इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि हमको जो विकास करना है वो क्या करना है, सभी को समान देते हुए करना है। ये तो नहीं कि एक राज्य को ज्यादा धनी बना दो, एक को गरीब बना दो, ऐसा नहीं है। तो भारतीय जो गवर्नमेंट है, वो सरकार है, वो यही सोचती है कि जो नियोजन करना चाहिए वो ऐसा नियोजन हो कि सबके हित के लिए हो। तो इसके लिए जो ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, भारत में संसाधन नियोजन, जब और आप थोड़ा सा अंदर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो और आपको समझ में आएगा। तो जो भारत में संसाधन का नियोजन है वो किस तरीके से किया गया है, ये 3 बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। कैसे, इसमें क्या पहला किया गया है कि हमने पढ़ा नियोजन में कि अर्थ क्या है, द डायवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो कोई भी संसाधन है उसकी अगर किसी भी जगह पे, जैसे राजस्थान में कुछ ऐसे संभावी संसाधन हैं, जैसे गुजरात है, कच्छ है, और आप राजस्थान का जैसलमेर जाओगे तो वहां पे क्या है, जो पवन ऊर्जा के संसाधन हैं लेकिन अभी उसका इतना उपयोग नहीं लाया गया है। तो उसको क्या करना चाहिए, वहां ऐसा करना चाहिए कि जो कोई भी संसाधन है उसकी पहचान करना चाहिए, वहां कौन सा संसाधन है जो उचित मात्रा में पाया जा रहा है, वहां कौन सा संसाधन है जिसकी मात्रा कम है। तो वहां पे उसकी गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना चाहिए कि किस गुण में, गुण कैसा है उसका, गुण का मतलब यहाँ खाने वाला गुण नहीं है, मतलब उसकी प्योरिटी क्या है। उस ऐसा तो नहीं है कि मात्रा तो है बहुत, पत्थर बहुत बड़ा है लेकिन उसकी कीमत नहीं है। सोने और पत्थर में आप अंतर करोगे तो आप समझ पाओगे। तो गुणात्मक उसका अनुमान होना चाहिए कि इसका गुण क्या है, वाकई में ये उपयोग है, वाकई में इसकी कीमत है, या उसका जो मात्रा कितनी है, मात्रा डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है उसकी गुणात्मक क्रिया, गुणात्मक उसकी जो प्रॉपर्टी है। तो जो संसाधन है उसको हम गुणात्मक प्रक्रिया से और जो मात्रा तक उसका अनुमान लगा सकते हैं। राजस्थान है, जैसे दो हम कोई देख लीजिए, जैसे गुजरात है और महाराष्ट्र, अगर यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर खनिज नहीं है, यहाँ पर खनिज अच्छे हैं लेकिन वाटर नहीं है, कि वाटर यहां से ले जाओगे गुजरात से, नहीं, वहीं पे कुछ ऐसे अल्टरनेटिव, कुछ हमको कुछ मेथड खोजने हैं जिससे कि उनमें दोनों में बैलेंसिंग हो सके दोनों में। तो इसी प्रकार से जो नियोजन है भारत में गवर्नमेंट द्वारा जो संसाधन नियोजन किया जाता है वो किया जाता है कि हर जगह पे उसके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, या बाकी में कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो नहीं है, जो बाकी में वहां से लाने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से जो गुणात्मक और मात्रात्मक
अनुमान लगा के वहां पर उन संसाधनों का विकास कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो विकास योजना है, ये विकास योजना क्या चीज है? देखिए दोस्तों, हर जो गवर्नमेंट है, हर जो 5 ईयर्स प्लान होता है पंचवर्षीय योजना में, उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे अगर पंचवर्षीय योजना में देखें तो उसमें जो औद्योगिक विकास था, कृषि था, उनमें इंपोर्टेंस दिया गया था। तो जो विकास योजना को लागू करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था कि प्रकृति से प्रत्येक प्राप्त संसाधन के लिए उसको यूजफुल बनाने के लिए एक तकनीक और एक पूंजी अति आवश्यक है। तो जो विकास योजना है लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी होना अति आवश्यक है। जैसे राजस्थान में आप देख लीजिए, जो आप इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां पे संसाधन तो है, पानी है, ये पता है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी और ऐसी क्या हो कि वो हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट को मिल सके। उसके लिए हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, स्प्रिंकल सिस्टम लगा सकते हैं। जो तकनीक हो गई, पानी है मतलब संसाधन तो वहां है लेकिन तकनीक नहीं है। ये भी मैंने आपको संभावित संसाधन में बताया था कि तकनीक नहीं है, संसाधन है। तो संसाधन को कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी और उससे हम विकास योजना से हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि जो विकास योजना है और जो सरकार की कुछ राष्ट्रीय योजना है, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों में एक तालमेल होना चाहिए, दोनों में समन्वय होना चाहिए कि दोनों को साथ लेके चले। जैसे अब बात की जाए, जैसे केंद्र सरकार ने कोई योजना निकाल दी कि भाई हिमाचल प्रदेश के लिए या जो भी कुछ जो विकसित राज्य नहीं है उसके लिए हमने कोई एक योजना बना दी, ये योजना है, या ऐसा कर दिया कि सेंट्रल ने कोई योजना बना दी, वो सभी राज्यों के लिए बना दी। अब भाई सभी राज्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है, कोई किसी में अव्वल है, कोई किसी में नीचे है। तो अब जो विकास योजना लागू की है उसके साथ हमको उस गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उस राज्य पे स्पेशल फोकस करे, कि कुछ ऐसे फोकस करे कि भाई जैसे एक कोई विकास योजना बना दी कि जल की, मतलब जल के संबंधित कोई विकास योजना बनाई, लेकिन राजस्थान में या जैसे हमने मध्य प्रदेश में बात की, जल अच्छा है लेकिन और चीज नहीं है। तो सरकार की जो विकास योजना चल रही है उसमें वो भी देखना चाहिए कि उस राज्य के लिए क्या चीजें जरूरी है। समझ में आया कि हम संसाधनों का जो नियोजन था वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो विकास योजना चल रही है उनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे राजस्थान जिले में अपने लिए पानी नहीं है तो पानी के लिए कोई विकास योजना चला रहे हैं, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल की कुछ अलग हो, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन मिला के हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है अपना चौथा टॉपिक है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे 10th में आप आजकल क्या है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पूरे चैप्टर में, जो पूरे चैप्टर को आपको इसका पढ़ाने का अर्थ यही लिया गया है कि संसाधन का संरक्षण कैसे करें। आपको बता दिया ये प्रकार होते हैं, संसाधन ये होते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मार्क्स के लिए। लेकिन उस पूरे जो टॉपिक का अगर वैल्यू बेस्ड देखा जाए तो वो है संसाधन का संरक्षण। मतलब संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए। संसाधन ही बड़ी स्थिति में नहीं है, बहुत ही ऐसी मतलब केयरलेस गुजर रही है, ज्यादा उपयोग हो रहा है, हिरास हो रहा है, सामाजिक असमानता फैल रही है, तो इसका संरक्षण क्यों करना चाहिए। दोस्तों हमको पता है कि संसाधन की जो बनने की प्रक्रिया है, कोई संसाधन ये तो नहीं है कि 2 दिन में बन जाए, 5 साल में बन जाए, 20 साल बन जाए। इस संसाधन को बनने के लिए करोड़ों साल लगते हैं। जैसे आप कोयला देखते होंगे, तेल है, इनकी जो निर्माण, जो भूगर्भिक प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी है। जैसे कोयला बन रहा है, कोयला बन गया, आप सोचोगे अब मैं यूज कर लेते हैं 20 साल बाद बना ले, दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो बनने की जो भूगर्भिक क्रिया है वो बहुत ही लंबी है। तो हमको इस तरीके से उपयोग करना चाहिए कि आज की पीढ़ी के लिए हम तो उपयोग करें, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स हैं, वो भी इसका यूज कर सकें। तो वही संसाधन के संरक्षण में बताया गया है कि किस प्रकार संसाधनों का हम संरक्षण कर सकें। अब दूसरी बात आती है, जैसे हमने वो बताया था आपको नियोजन वाला। नियोजन जैसे देख रहे हैं कि संसाधन की क्या है कि जो उपयोगिता है वो अलग अलग जगह पे अलग है। किस प्रकार लोग आज लालच हो रहे हैं, किस प्रकार संसाधन का यूज कर रहे हैं, जो कि स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। तो उसके लिए जैसे ही सरकार, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है, लोगों ने बहुत कदम उठाए, उसको कैसे अच्छे से किया जाए, क्या ऐसा नियोजन किया जाए जिससे कि जो संसाधन की जो उपयोगिता बढ़ रही है उसको कम करें, जो ह्रास हो रहा है संसाधनों का उसको कैसे करें। तो उसके लिए एक टर्म आया सतत कुशली विकास।
वो सतत पुष्टि विकास क्या है? देखिए दोस्तों, संसाधन हमारे लिए उपयोगी हैं और उपयोग करना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए कि जो आज हम उपयोग कर रहे हैं, हमारे कल हमारी जो बच्चे बाल बच्चे वो भी आएंगे, वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो ये टर्म जो सतत पुष्टि विकास है वो यही से आया कि आज की उपयोगिता की कंडीशन को देखते हुए कि संसाधन विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरीके से इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसी देखते हुए जो हमारा सतत पुष्टि विकास है वो अस्तित्व में आया। उसमें कहा गया है कि सतत पुष्टि विकास एक ऐसा विकास है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आज की पीढ़ी के लिए उपयोग हो और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसका अच्छे से यूज कर सके। तो वही बात है दोस्तों कि जो संसाधन जो संरक्षण है इसमें यही बताया। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास लोगों की आवश्यकता के लिए सब कुछ है लेकिन किसी की लालच के लिए नहीं है। मतलब हम की आवश्यकता के लिए हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम किसी की जो संतुष्टि को पूरे फिलफिल नहीं कर सकते। मतलब उसकी जो लालच चाहिए, मेरे को तो बहुत सारे संसाधन चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये कहा था गांधी जी ने। दोस्तों इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। कभी कभी ये डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे लिए हर की आवश्यकता के लिए सब कुछ है लेकिन लालच के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पेट भरने के लिए है। ये स्टेटमेंट देखिए आपको पूछ रहा है, पूरा फोकस कर रहा है संरक्षण संसाधनों का। तो ये स्टेटमेंट को याद करिए, गांधी जी ने बोला था। तो इस संबंध में अगर संसाधन की संरक्षण की बात की जाए तो आज के एरा के लिए, आज के समय में ये बहुत ही एक अच्छा उपाय है कि संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि आज का जो एक्सप्लॉइटेशन इसका हो रहा है वो बहुत ही रेट बढ़ती जा रही है। तो इसी में बताया गया संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। अब पूछा जाता है कि संसाधन का संरक्षण क्या है, तो ये आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी अंतर्जनिक या बाहर को जो भी आप तरीके से लिख सकते हो कि जो भी संसाधन है उसका किफायती रूप से उपयोग करना और उसको बचाना अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो ये संसाधनों का संरक्षण। ओके, और क्यों जरूरी है ये? क्योंकि इसकी जो बनने की जो भूगर्भिक क्रिया है वो बहुत लंबी है, इजी बन नहीं सकते। तो इस प्रकार से संसाधनों का हम संरक्षण कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं भू संसाधन। देखिए जो भूमि है वो भी एक संसाधन है। क्या? भूमि। तो यहां वही बात करेंगे जो भूमि संसाधन की। देखिए जो भू संसाधन है जिस पर हम रह रहे हैं, जो भूमि है वो कई प्रकार से इंपोर्टेंस है इसका। उस पर खेती उस पर हो रही है, जो मानव निर्माण की क्रिया है हम उसी पे करते हैं। जो भी मानव निर्मित क्रिया जो प्रकृति से करता है, जैसे पुल बनाना है, उस पर सड़क बनाना है, प्लेग्राउंड है, जो भी सब चीजें हैं वो किस पे हो रही है? भूमि पे हो रही है। भूमि का उपयोग अलग अलग है। ये तो नहीं है कि सिर्फ भूमि पे कृषि हो रही है, भूमि का उपयोग अलग अलग है, भूमि का क्षेत्र अलग है, भूमि की जो गुणवत्ता है वो सभी जगह अलग है। लेकिन जो भूमि है वो एक सीमित संसाधन है। कैसे? एक छोर है, एक ऐसा बिंदु है जहां पर ये संसाधन खत्म हो जाएगा। मतलब वैसे खत्म नहीं, जैसे अगर इसकी 2 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर जाके यहां खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक सीमित संसाधन है। इसका उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। मानवीय क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, कृषि हो रही है, और जो भी सभी क्रिया है वो किस पे होती है? भूमि पे होती है। भवन निर्माण है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और जो भी इंसान जो आगे की ओर भी भविष्य में जो सोचता है करने का वो सब है इसी पे हो रहा है। कोई सोचा उसने कि इस पे जमीन डाल दो, इस पे और आगे कुछ बना लेंगे, वो सभी चीजें हैं भू संसाधन में आती हैं। भूमि में कह सकते हो, भूमि में। अब बात करते हैं कि जो भूमि है हमने पढ़ा कि किसी सीमित संसाधन है, इस पे मानव आर्थिक क्रिया इस पे हो रही है, सब कुछ है इसी पे, लेकिन इसका उपयोग हम किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं? मतलब भूमि का उपयोग अलग अलग है। भूमि का उपयोग खेती के लिए अलग है, रहने के लिए भूमि का उपयोग अलग हो रहा है, भवन बनवाने के लिए अलग है, और सड़क बनाने की अलग है, पुल बनाने के लिए जो भी सभी कार्य है वो कृषि का कार्य अलग अलग है भूमि का। तो ये भूमि का जो जैसे हमने 5 लेकर रखे अलग अलग तरीके से, जैसा कि भूमि का कार्य जैसे वन है, वन अलग है भूमि में, वन का उपयोग अलग है। कुछ ऐसा परसेंट है भूमि का जो उसपे क्या है कि वन उपजे हुए हैं। फिर है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कृषि के लिए अलावा, कुछ जैसे एक बंजर भूमि, एक भूमि है बंजर पड़ी है जिसमें कुछ नहीं हो रहा। तो इसमें जो कृषि के लिए जो अनुपलब्ध, मतलब कृषि के लिए है लेकिन फिर भी अनुपलब्ध है, मतलब उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या है? कृषि के लिए अनुपलब्ध है। उसमें एक तो आएगा बंजर भूमि,
जिससे मतलब खेती नहीं की जा सकती हो, बहुत समय से वो बंजर पड़ी हो। एक आता है गैर कृषि कार्यों में लगी हो। भूमि ऐसी हो सकती है जिसमें गैर कृषि कार्य मतलब कृषि के अलावा कुछ और भी कार्य हो रहे हो, चारागाह बना हो, खेल का मैदान बना हो, सड़क बनी हो, विद्यालय बना हो। तो ये भी सभी चीजें किसमें आती है? कृषि के लिए है, लेकिन वो अनुपलब्ध है कृषि के लिए। उसमें आती है एक बंजर और एक गैर कृषि कार्यों के लिए। समझ में आया? तो हमने बात की कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि दो तरीके से है, एक है बंजर और एक है गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि। तीसरा है कि प्रति भूमि के लिए अन्य कृषि अयोग्य। मतलब ये क्या है? जो प्रति भूमि है, प्रति का अर्थ हुआ कि उसको कुछ समय के लिए, मतलब प्रति का ये समझ लीजिए कि प्रति क्या होता है। प्रति मतलब एक ऐसी भूमि को माना जाता है जिसको फर्टाइल बनाने के लिए, जिसको उपजाऊ बनाने के लिए हम 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं। जैसे अमूमन आप गांव में देखते हुए कि इसको छोड़ देते हैं, अगले साल इसमें ये वाली कृषि कर लेंगे, ये वाली फसल कर लेंगे। तो उसी के अनुसार एक तीसरा इस भूमि का उपयोग ये भी है। इसमें स्थायी का जो चारागाह है वो है, इसमें वृक्ष है, फल है, उपवन के लिए भूमि है, अलग अलग है। कृषि योग्य बंजर भूमि है। कृषि योग्य बंजर भूमि, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कृषि की योग्य तो है लेकिन फिर भी बंजर पड़ी है, या तो तकनीकी उसमें के लिए नहीं ला पा रहे उपजाने के लिए, या कोई वो जो जरूरतमंद संसाधन उसके लिए नहीं है। या ऐसा कह सकते हो कोई ऐसी कृषि भूमि है बहुत साल से मतलब बंजर ही पड़ी है, 5 साल से इस पर खेती नहीं की गई हो, ऐसी कोई कृषि भूमि पड़ी है। तो इसके अंदर जो प्रति भूमि के अंदर क्या है कि जो प्रति है जो छोड़ दिया जाता है वो कृषि अयोग्य है, कृषि की कार्य के लिए नहीं, या तो बंजर कह सकते हो, या वो कुछ फल कुछ बाग में लगे हैं, उपवन बने हुए हैं, कुछ भी गार्डन बना हुआ है उसमें कह सकते हो। एक आती है प्रति भूमि। ये प्रति भूमि क्या है? प्रति भूमि को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। जो भी मैंने बताया कि प्रति भूमि क्या है कि इसको एक परंपरा है हमारे कल्चर में या हमारे गांव में कि इसको हम 1-2 साल के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। किसके लिए? कि नेक्स्ट में इसका हम उपयोग कर लेंगे, कोई अच्छी फसल कर लेंगे, इसको अभी बंजर छोड़ देते हैं। तो वो आती है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि भी दो तरीके से होती है, एक वर्तमान प्रतिभूमि, एक होती है पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि और एक होती है पुरातन। ये वर्तमान ये क्या होती है? इसको मतलब 1 साल के अंदर के लिए छोड़ दिया जाता है कि 1 साल के भीतर इस पीरियड में हम कृषि कर लेंगे, छोड़ दिए इसको, खाली छोड़ दिए। लेकिन ये कैसी होती है? 1 से 5 साल के बीच के लिए छोड़ दी जाती है। तो दोनों में समझ में अंतर आया कि वर्तमान प्रतिभूमि क्या है और पुरातन प्रतिभूमि क्या है। इसको 1 साल के भीतर के लिए, इससे 1 से 5 साल के लिए। ये किसके अंदर है? ये प्रतिभूमि के अंदर है। और ये सब किसके अंदर है? ये भूमि का उपयोग है। भूमि को किस उपयोग में ले रहे हैं? बलि के लिए ले रहे हैं, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के लिए ले रहे हैं, प्रतिभूमि के लिए ले रहे हैं, ये वाली और ये प्रतिभूमि। अब आता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये क्या होता है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे फसल काटी जाती है 1 साल के अंदर और उगाई जाती है। ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि शुद्ध बोया गया, तो ये वही है कि ऐसा क्षेत्र जिसपे 1 साल के भीतर फसल काटी जाती है और उपजाई जाती है, वो हो गया शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। तो हमने पढ़ा दोस्तों कि भू संसाधन क्या है, फिर भूमि के उपयोग पढ़े, ये उपयोग है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, फिर इसके अंदर भी अपने डिस्कशन अब पढ़ते हैं आगे।